नमस्कार एमपी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। वो आगे जाके देश के अच्छे नागरिक बने, देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका समुचित विकास हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पोषण मिले, अच्छे संस्कार उन्हें दिए जाएं। और इसमें योगदान किसे देना है? हम सभी को देना है। ये हम सभी का कर्तव्य है। आप सभी जानते हैं कि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य पर पूरे भारत में मनाया जाता है बाल दिवस। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों को ही ये शुभकामनाएं नहीं है, बल्कि जो भी बड़े हो चुके हैं लेकिन उनका जो मन है वो बच्चों जैसा है, क्योंकि ये जो चंचलता है वो हमारे मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही कामना है हमारी कि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे जाकर देश के अच्छे नागरिक बने, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहें और सफलता की हर ऊंचाई को छुए। आज के कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि आज की जो तिथि है वो है 14 नवंबर 2022, लेकिन तिथि क्या कहती है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। जी हाँ, विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष, षष्ठी और दिनांक आप सभी को पता है 14 नवंबर 2022 और दिन है सोमवार का। आपको आज की जो दिनांक है वो हमने बता दी है, लेकिन आज का दिन स्पेशल बाल दिवस है, ये हम जानते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन और क्या क्या खास है ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास की ओर। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। सन 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक अलग रियासत बनाने की घोषणा की। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अलावा साल 1908 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था आज ही के दिन। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने यूनाइटेड किंगडम में रेडियो सेवा शुरू की। यूनाइटेड किंगडम की ही बात करें तो वहाँ के महाराज चार्ल्स तृतीय का जन्म सन 1948 में हुआ। वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के सबसे बड़े पुत्र हैं। सन 1955 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का उद्घाटन किया गया। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा साल 1957 को की गई। इसके अलावा सन 1968 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने घोषित किया कि 14 से 20 नवंबर पूरे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सन 1971 में मेरिनर 9 अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में पहुंचा। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पहली बार सन 1991 में मनाया गया। इसके अलावा 2008 में मूल इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर उतरा था। और आज ही के दिन सन 2010 में रेड बुल रेसिंग के सेबेस्टियन वेटल ने ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती, जो सीज़न की अंतिम दौड़ जीतने के बाद सबसे अधिक फार्मूला 1 जीतने वाले चैंपियन बन गए। जी हाँ, चैंपियन बनते हैं अगर हम अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मतलब आगे बढ़ाते रहें। तो ऐसे में जो हमारे विचार हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ये प्रगति के लिए एक मार्ग होता है। विचार पर नज़र डालते हैं। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह होते हैं और उन्हें सावधानी और प्यार से पालना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र का भविष्य और कल के नागरिक हैं। सही शिक्षा से ही समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। ये कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आज बाल दिवस है और इस उपलक्ष्य पर बच्चों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, बाल अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है या फिर सुझाव हैं तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज के जो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनसे भी हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, क्योंकि जो आप सवाल पूछने जा रहे हैं उसका उत्तर वही आपको देंगे और साथ ही बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। तो ज्ञान अगर हमें मिलता है हम जागरूक होते हैं और जीवन में बहुत अच्छी तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है श्री द्रविंद्र मोरे जी, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में।
आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं श्रीमती अनीता सक्सेना जी को, जो कि बाल साहित्यकार हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन बाल साहित्यकार हमारे बीच मौजूद हैं तो उनसे कुछ कविताएं भी सुनेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा, क्योंकि ये तो बच्चों का फेवरेट चीज़ हो जाती है। तो आइए सबसे पहले तो हम बच्चों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं मोरे जी से। तो बच्चों को भी क्या कुछ ऐसे अधिकार अलग से प्राप्त हैं क्या हमारे देश में? जी, सर्वप्रथम मैं आज बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के बालक बालिकाओं को सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और जहां तक है बाल अधिकारों के संबंध में चर्चा करने से पूर्व में मैं अपने भारत देश की जो संस्कृति है वो एक समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के अंदर हमारे भारत देश में ये इस संस्कृति का निर्माण हुआ है। और हम सब जाति धर्म के लोग भारत देश में जो रहते हैं तो सभी का ये इस बात पर फोकस होता है कि हमारे अपने कर्तव्य क्या है, चाहे व्यक्तिगत कर्तव्य हो, सामाजिक कर्तव्य हो। और हम जब कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्यों में ही बच्चों के और सभी के अधिकार छिपे रहते हैं। तो मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि हमारा जो भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति में जैसे गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म को ही प्रधान माना है ना। हमारे कर्तव्य क्या है जिसको हम कर्तव्यों की जो एक मीमांसा करते हैं कि हमने कर्तव्य को किस हिसाब से ढंग से लेना चाहिए। और जब हम कर्तव्य करते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि वर्क कमिटमेंट, और वर्क कमिटमेंट से ही हम अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और जो अधिकार है, चाहे बच्चों के अधिकार हो या सार्वजनिक जीवन में और भी एक दूसरे के जो अधिकार होते हैं उसका भी रक्षण होता है। इसी साथ में हम ये कहते हैं कि कर्म योग कर्मसु कौशलम, उसमें हम वर्क कमिटमेंट के साथ में वर्क एफिशिएंसी भी, हमारी जो कौशलता है वो भी होना चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ गए हैं दमोह से महेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैम नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल बाल दिवस के रूप में है, जैसे कि आज 14 नवंबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 14 साल शिक्षा अनिवार्य की गई है बच्चों के लिए गवर्नमेंट द्वारा। तो कोरोना काल में देखा गया है कि बच्चे स्कूल बंद रहने के कारण मतलब उनका ध्यान भटक गया पढ़ाई से, और उसके कारण कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात में रूरल एरिया में आज भी बच्चे वंचित है शिक्षा से, जा नहीं रहे स्कूल, वो बराबर उनका नाम लिखा है स्कूल में। तो उसके लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम है या शिक्षकों की जिम्मेदारी है उनको उन शिक्षा के लिए साल तक प्रेरित किया जाए आने के लिए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। नमस्कार जी। बिल्कुल जी, इस संबंध में जो शिक्षा विभाग को आयोग के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। और जो बच्चों की पढ़ाई छूट गई है वो और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखे, इसके लिए जो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर है और डीयू जो होते हैं एजुकेशन के अधिकारी, उनको भी बताया गया है। और आयोग निरंतर अपनी शिक्षा के संबंध में स्कूलों में जाकर के अपनी मॉनिटरिंग निरंतर जारी रखा हुआ है। और इस संबंध में जो भी नीचे से अपडेट आते हैं या जहाँ पर बच्चों के संबंध में जो विषय है ऐसा है कि वो शिक्षा से कहीं वंचित हो रहे हैं, तो उसके लिए भी निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उसका समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं अगर बहुत छोटी कम उम्र के बच्चे हैं तो ऐसे में उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लुभावित जो चीज़ उन्हें करती है वो है जब वो चित्र देखते हैं या फिर कुछ ऐसे साउंड्स सुनते हैं, कुछ गीत सुनते हैं, तो उन्हें काफ़ी मज़ा आता है और वो काफ़ी कनेक्टिंग होता है उसके लिए। तो ऐसे में हमारे साथ बाल साहित्यकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक चित्रकार भी हैं, साथ ही बच्चों पर कविताएं भी लिखती हैं, लेख भी लिखती हैं। तो हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी कविता जो बच्चों पर आपने विशेष तौर पर लिखी हो और आप उन्हें सुनाना चाहें आज के उपलक्ष्य में। ज़रूर है। सबसे पहले तो बाल दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक ऐसा दिवस होता है जिसका इंतज़ार हर किसी को होता है। बच्चों के लिए स्कूल में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और हम सब लोग अपने बचपन को याद करते हैं।
वो बचपन जिसमें कोई बंदिशें नहीं थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी ही कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है थोड़ी देरी। आप सभी का मन खेलने में बहुत रमता है, और वो जब खेलते हैं हम तो क्या क्या खेल खेलते हैं, और हमारी मम्मी हमसे कैसे जुड़ जाती हैं, उस पर मेरी ये कविता है थोड़ी देरी। जब तक छुट्टी नहीं हुई थी, जब तक छुट्टी नहीं हुई थी, सोकर उठने में आफत थी। मम्मी आती हमें जगाती, हम कहते बस थोड़ी देरी। हिंदी पढ़ते प्यास लग जाती, इंग्लिश पढ़ते भूख लग जाती, मैथ्स पढ़ें या साइंस ले लें, निंदिया रानी हमें सताती। मम्मी कहती सोना नहीं है, हम कहते बस थोड़ी देरी। बस एक ड्राइंग में मन रमता, बस एक ड्राइंग में मन रमता, रंगों से भर लेते बसता। जी जी। तरह तरह से रंगते कॉपी, हाथ भी रंगता मुंह भी रंगता। मम्मी कहती बस भी करो अब, हम कहते बस थोड़ी देरी। छुट्टी हो गई मज़ा आ गया, शाम ढले तक खेला करते। मम्मी कहती घर आ जाओ, हम कहते बस थोड़ी देरी। चोर सिपाही छुपन छुपाई, चोर सिपाही छुपन छुपाई, जाने कितने खेल खेलते। कभी साइकिल गिट्टी पिट्टुल, दौड़ा करते मगर न थकते। मम्मी कहती दूध तो पी लो, हम कहते बस थोड़ी देरी। कभी खेलते कैरम लूडो, नाटक भी हंस हंस कर करते। कभी खेलते कैरम लूडो, नाटक भी हंस हंस कर करते। थोड़ा थोड़ा खाना लाकर छत पर एक पिकनिक भी करते। मम्मी कहती चलो सो अब, हम कहते बस थोड़ी देरी। थोड़ी देरी थोड़ी देरी, मम्मी कहती कितनी देरी। उंगली पर हम गिनती करते और कहते बस थोड़ी देरी। बहुत खूब। ये तो आपने ऐसा लगा हम सभी को कि हमारा पूरा बचपन में हमने जो भी बिल्कुल। पल जिए हैं वो जी। सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि हम सभी इस दौर से गुजरते हैं। और बचपन एक ऐसा दौर होता है हमारे जीवन का, जब हम बच्चे रहते हैं तब इसका महत्व हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि नादान रहते हैं, तब जी रहे होते हैं ज़िंदगी खुशहाली से, लगे होते हैं अपने जो खेल हैं उन्हें खेलने में, एंजॉय करने में। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब इसका जो महत्व है वो हमें समझ में आता है। पता लगता है कि वो जो पल थे कितने सुहावने थे। काश ये जो दौलत वगैरह है वो सब तो ठीक है, कमा ली है, लेकिन वो बचपन में लौटा दो। वो वाले जो पल थे वो अनमोल हैं। तो बातें तो बहुत सारी होती हैं, और अधिकार जो बच्चों को दिए गए हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। बच्चों को तो जानना चाहिए ही, साथ ही जो उनके अभिभावक हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उन्हें भी इनके बारे में पता होना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन की बात करें, इसके अलावा और कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? देखो, बच्चों के सर्वोत्तम हित और सर्वोत्तम विकास को देखते हुए बच्चों के अलग अलग सभी अधिकार है। यानी हम जब बच्चों की बात करते हैं तो 0 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिका दोनों उसमें आते हैं। तो संविधान ने बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, और उस प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने कानून बनाती है, अपने जो बच्चों के वेलफेयर की स्कीम बनाती है, चाहे पोषण की हो, शिक्षा संबंधी हो, अनेक स्कीम प्रदेश स्तर पर चलाती है। और उस स्कीम के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। और अधिकारों की जब बात करते हैं तो बच्चों की एक अधिकार नहीं है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि बच्चों का जो अपनी पहचान वाला अधिकार है, वो किस देश का रहने वाला है, किस परिवार से उसका संबंध है, वो भी उसका जानने का अधिकार होता है। उसको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहे, वो भी उसका एक संवैधानिक अधिकार है। और उसको अच्छा वातावरण मिले, परिवार में कहीं उसका या समाज में कहीं उसका शोषण हो रहा है तो उस शोषण से बाहर निकलने का भी उसका अपना अधिकार है। तो ये कुल मिलाकर के अनेक प्रकार के अधिकार है बच्चों के, जिसको आज के इस अवसर पर हम चर्चा करने के लिए आपने जैसा कहा, तो बहुत सी बातें हम इतने कम समय में विस्तृत रूप से नहीं रख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बच्चों का जो सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास है, जो शासन के माध्यम से हो या शासन के अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं और भी अशासकीय संस्थाएं हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध करें। बिल्कुल, अधिकार तो बहुत सारे प्राप्त हैं, लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं कि कोई बच्चा है, अधिकार तो उसे मिले हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर कोई दुकान है और वो बच्चा काम कर रहा है, बाल श्रम दे रहा है, वो बच्चा तो नहीं देना चाहता है लेकिन ज़बरदस्ती उसे पकड़ के वहाँ पे काम करवाया जा रहा है, तो ऐसे में कहाँ संपर्क करना चाहिए अगर इसकी शिकायत करनी हो?
देखो, इसके लिए तो एक प्रॉपर, जिसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी अपने शासन के पास में है और आयोग भी इसमें समय समय पर मॉनिटरिंग करता है। प्रश्न ये है कि बच्चों के, जब हम बाल अधिकार की, बाल लेबर की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो उसमें कभी कभी हमको उसके साथ में जो जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, हमको ये ध्यान में आता है। हम जब बच्चों को उस समय रेस्क्यू करते हैं तो बच्चा केवल सिंगल हम माने नहीं उसको, उसके साथ में जो परिस्थितियाँ जुड़ी हुई है, उसके साथ उसके परिवार की क्या स्थिति है, उसको परिवार को सक्षम करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, ये भी हमको देखना होगी। और बाल श्रम से केवल, साथ ही इसके जो नंबर्स हैं और वेबसाइट्स हैं वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए। और सर आगे बता ही रहे हैं बाल श्रम के बारे में। तो शासन की जितनी भी स्कीम है, तो बच्चा जहाँ पर जिस परिवार में रहता है उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसके कभी कभी हमको ध्यान में आता है कि उसके दादा दादी भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उस परिस्थिति में बच्चा बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसके बाद में कभी घर में ये परिस्थिति होती है कि उसके पिताजी नहीं है, माँ उसके ऊपर डिपेंड है, माँ बीमार है, तो हमको उस बात को देखना है, शासन प्रशासन के सभी लोगों को। और जहाँ तक है, बाल आयोग इस बात को संज्ञान में लिया हुआ है, और राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग दोनों ने पिछले 2 वर्षों से कि हम बच्चों को सिंगल नहीं माने, बच्चों को सिंगल मान करके उसके साथ में केवल बच्चे तक सीमित नहीं रखे उसको, उसके परिवार को भी हमको सक्षम करने की आवश्यकता है। और शासन की स्कीम का जितना भी उसको लाभ दे सके परिवार को, तो इससे बच्चा फिर अपने मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सक्षम हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो गीली सीमेंट के जैसे होते हैं, उन पे जो भी चीज़ गिरती है वो अपनी छाप छोड़ देती है। तो बचपन बहुत ऐसा नाजुक कोमल पल रहता है, बड़े भी काफ़ी ध्यान देते हैं कि बच्चे किस भाषा को सुन रहे हैं, हाव भाव लोगों के कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अनीता जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी उनमें काफ़ी डेवलप हो रही होती है, तो ऐसे में अगर कोई लिखना चाहता है, वो भी पोएम लिखना चाहता है, आगे कुछ नोट्स बनाना चाहता है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी को कैसे बाहर निकाला जाए उनकी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे हर चीज़ या तो परिवार से सीखते हैं या तो स्कूल में सीखते हैं। बच्चों का जो प्रारंभ का काल है, शैशव काल, वो घर से होता है। घर में दादी नानी या नानी नाना जी जो भी हैं, या बुआ फूफा जी, उनसे बच्चे रिश्तों से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। और उसके बाद का समय होता है स्कूल का। तो स्कूल में जो टीचर्स का जो व्यवहार बच्चों के प्रति होता है, जिस तरह से वो सिखाती हैं, बच्चे बिल्कुल जो आपने सही कहा ना, एकदम गीली मिट्टी के समान होते हैं। आज भी अगर आप बड़ों से बात करोगी तो उनको वो सब बातें याद होंगी जो उन्होंने बचपन में सीखी। तो इन बच्चों को सारी सीख या तो विद्यालय से मिलती है या तो परिवार से। मैं आपको इसी पर एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे के मन में प्रश्न आते हैं वो अपने परिवार में जो भी बड़ा है उनसे पूछता है। तो एक दादी के और एक बच्चे की बातचीत है जी। और बच्चों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि बच्चों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। तो एक बच्चे ने अपनी दादी से प्रश्न किया है कि कौन है बड़ा? तो दादी बोली कि धरती के ऊपर जो है खड़ा वो है सबसे बड़ा। दादी बोली कि धरती के ऊपर जो है खड़ा वो है सबसे बड़ा, यानी मैं हूँ खड़ा जी, तो मैं हूँ सबसे बड़ा। बिल्कुल। इसी के साथ ही बीच में आपको रोकना चाहूँगी, भारत की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संबोधन कर रही हैं। उनके संबोधन को आपको दिखाया जा रहा है, डायरेक्ट हमने लिंक कर दिया है डीडी न्यूज़ के साथ आपको, और आप देख रहे हैं उनका संबोधन, क्योंकि आज बाल दिवस है और इस उपलक्ष्य पर उनका संबोधन चल रहा है और हम सभी मना रहे हैं बाल दिवस। इस पर हम कविता भी सुन रहे हैं। तो आइए अनीता सक्सेना जी के पास वापस चलते हैं और जानते हैं कि कौन है बड़ा। कौन है बड़ा? समझ नहीं आता मुझे कौन है बड़ा। दादी बोली, धरती के ऊपर जो भी खड़ा वो है सबसे बड़ा, यानी मैं हूँ बड़ा। और मेरे से ऊंचे तो मेरे पापा खड़े, यानी वो हैं बड़े। और पापा से ऊंचे देखो पेड़ है खड़े, यानी वो हैं बड़े। और पेड़ों के पीछे तो पर्वत बड़े, जो है सीधे खड़े, यानी पर्वत बड़े। पर उनके भी ऊपर तो बादल उड़े, यानी वो हैं बड़े। और बादल के पीछे तो सूरज बड़ा, यानी वो है बड़ा। पर सूरज तो छोटा सा, उससे तो मेरी धरती बड़ी जी, जो है मेरे पैरों के नीचे पड़ी, यानी धरती बड़ी। और धरती के ऊपर तो मैं ही खड़ा,
यानी मैं हूँ बड़ा, तो यानी मैं हूँ सबसे सबसे बड़ा। बड़ा। तो ये भावना हमेशा याद रखिए कि आप सबसे बड़े हैं। जी, हमें आत्मविश्वास जो है ऐसे ही बिल्डअप करना चाहिए, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब बड़े हैं, हम सभी में कुछ ना कुछ खूबियाँ रहती हैं। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है ये एक सफ़र रहता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसे में हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। साथ ही हम आपसे जानते हैं कि बच्चों के बाल श्रम के बारे में हमने जाना, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं होती है और वो कोई ना कोई अपराध कर देते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें जेल होती है या फिर क्या क्या प्रावधान रहते हैं, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है? देखो, इसके लिए तो शासन की बहुत बड़ी स्कीम है। कभी जाने अनजाने में बच्चों के द्वारा जो कुछ अपराध होता है उसको हम अपचारी बालक कहते हैं। तो उसके लिए उसके जो न्याय मिलने की प्रक्रिया में जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के समय में उसको संप्रेषण गृह में रखा जाता है। और संप्रेषण गृह में रखने के बाद में बच्चों के विकास के लिए जो जो बातें ज़रूरी है, चाहे शिक्षा के संबंधी हो, उसको कोई कौशल विकास उससे करना है, जी। और उसके पढ़ाई लिखाई संबंध में, खेल के संबंध में उसकी रुचि को देखते हुए उसको सब व्यवस्थाएं संप्रेषण गृह में दी जाती है। संप्रेषण का आपने बता दिया, आप काफ़ी जानकारी दी है। इसके अलावा अगर बच्चों की काउंसलिंग करवानी हो, क्योंकि उन्हें सही गलत का कई बार भटकावे में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, तो ऐसे में क्या काउंसलिंग की जाती है उनकी, कहाँ करवाई जाती क्या है, जिले में जैसे बच्चों के लिए हम जिले की बात करते हैं तो एक तो चाइल्ड लाइन होती है जो बच्चों के क्षेत्र में चिंता करती है, जिसको हम बार बार ये जैसे बोलते हैं कि 1098 ये चाइल्ड लाइन का हेल्प नंबर है। जब बच्चे किसी विपरीत परिस्थिति में आ जाते हैं तो वो चाइल्ड लाइन से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था CWC बनी हुई है, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोलते हैं। जी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भी जब बच्चा पहुंचता है तो वहाँ भी एक व्यवस्था होती है कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए और वो किन परिस्थितियों में है, किन परिस्थितियों में उसको ये परेशानी में आया हुआ है, उसका सब पूरी रिपोर्ट बना करके उसके यानी मूल तक जा कर के उसका समाधान करने की कोशिश CWC करती है। जी। उसके साथ में और जिले के शासन के अधिकारी होते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, DPO करके, वो भी अपने एक मिशनरी के अंतर्गत बच्चों को क्या क्या लाभ देने की शासन की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं के साथ भी जोड़ते हैं और उनकी ओर से भी काउंसलर नियुक्त किए रहते हैं, उनसे भी वो काउंसलिंग करके बच्चों को पूर्ण समाधान मिले और उसकी समस्याओं का समाधान भी हम दे पाए, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। और जहाँ तक है बाल आयोग की विषय में, तो बाल आयोग इन सब बातों को निगरानी रखे रहता है, जिसको हम मॉनिटरिंग बोलते हैं, और कभी कुछ बातें ज़रूरत पड़ती है तो इंटरवेंशन भी बाल आयोग करता है। जी बिल्कुल, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, 1098। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। बंधुआ मजदूर की अगर हम बात करें तो ऐसे में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, लेके चले जाते हैं, अपने साथ कार्य करते हैं, साथ ही हिंसा भी करते हैं, सिर्फ काम ही नहीं करवाते हैं उनसे। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस संबंध में बहुत बार विषय आता भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज की संवेदनशीलता इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंधुआ मजदूर तो किसी मजबूरी में उस पालक ने उस बच्चे को बनाया हुआ रहता है या कहीं उसको सौंप देता है, लेकिन जो काम करवाता है उसको, हमको लगता है कि उसमें संवेदनशीलता होना चाहिए कि उस बच्चे से हम क्यों काम करवाएं। जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, उसको एक अच्छा खेल खेलने में जो रुचि है उस दिशा में उसने बढ़ना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वैसे उस बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि संवेदनशीलता जब रहेगी समाज में तो ये सब बातें का निराकरण होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इस संवेदनहीन हो जाते हैं, उसके लिए शासन की भी अपनी योजनाएं हैं, SOP बनी हुई है उसके लिए भी। और जहाँ तक है कुछ लोग ऐसा कृत्य करते हुए जो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून में प्रावधान किए गए हैं और शासन उनके ऊपर एक्शन भी लेता है और आयोग भी सतत अपनी निगरानी में इन लोगों को रखता है।
बिल्कुल, इसके बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जब भी हम ऐसे रोड पर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है, गाड़ी रुकती है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, भीख मांगते हैं, सामान बेच रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो अलग से भीख भी मांगते हैं, कहीं अलग-अलग जगह पे मिल जाते हैं। तो इनका ध्यान कैसे रखा जाता है? क्योंकि इन्हें समझ नहीं होती है, ये कहीं न कहीं अपनी लाचारी दिखा देते हैं या फिर कोई और इनके ऊपर होता है जो उनसे ये काम करवा रहा होता है। क्या सज़ा के प्रावधान है या इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएँ चलाई जा रही हैं? आपने बिल्कुल ये सही कहा कि बच्चों का मन नहीं होता है ये काम करने के लिए। बच्चा तो कोई भी बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले, लेकिन किसी के द्वारा वो काम किया जाता है तो उसमें माँ बाप भी रहते हैं, चाहे जो मजबूरी हो। तो हमको ये ध्यान में आता है कि जैसे आपने कहा कि सिग्नल के पास में तो हम बहुत बार रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम जब बच्चों को पकड़ते भी है उसके बाद में ध्यान में रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई जा रही है तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या ये ऐसा कुछ काउंसलिंग सेशन चल रहा है या फिर ये किस चीज़ की वीडियो है? ये जो संप्रेषण गृह के बारे में जैसे आपने कहा था कि जो अपचारी बालक होते हैं जिनके ऊपर कुछ केसेस चलते रहते हैं, तो उस अवधि में उन बच्चों को संप्रेषण गृह में रखा जाता है। ये अभी जो बात कर रहे हैं संप्रेषण गृह के अधीक्षक है, वो कुछ विषय में संबंध में अपनी बात रख रहे हैं। तो इसके अगर काउंसलिंग लेनी होती है किसी बच्चे को अलग से, तो क्या वो संपर्क कर सकता है? कहाँ संपर्क करना पड़ेगा उसे? बच्चे को यदि काउंसलिंग की आवश्यकता होती तो उसने वहाँ पर, मैंने जैसे बोला कि डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइन भी है और CWC कमेटी भी है, और जिसको हम महिला बाल विकास का एक अधिकारी कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो बच्चे उससे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने हमारी वीडियो के थ्रू ये भी देख लिया कि कैसे काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्हें समझ नहीं होती है क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, और अगर वो कुछ अपराध कर जाते हैं तो ऐसे में भी उनकी काउंसलिंग की जाती है। सेंटर्स बनाए गए हैं, उसके एक्सपर्ट्स भी रहते हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं। रेस्क्यू की भी हम बात कर रहे थे, आप इसके बारे में बता रहे थे, जो भीख मांगते हैं बच्चे उन पे। रेस्क्यू करने के बाद में जब बच्चे CW के सामने प्रोड्यूस होते हैं या पुलिस की कार्रवाई में आते हैं, तो उस समय ये ध्यान में आता है कि उससे जो बेगरी करने वाला था वो उसके माँ बाप ही होते हैं। तो सामान्यतः हम कार्रवाई करने के बाद में जो सजा के प्रावधान है या फिर बच्चों को और देने के प्रावधान है, तो सीधे सीधे उसके बच्चों को, मतलब माँ बाप को ही होते हैं। तो हमको ध्यान में आता है कि जब कार्रवाई पूरी होती है तो बच्चों को हम उनको माँ बाप को सौंप देते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं हो, इसके लिए मैंने अभी शुरुआत में ये कहा था कि बच्चे के साथ में उसके माँ बाप की भी, माँ और पिताजी की भी काउंसलिंग करना जरूरी है, या जो बेगरी करवाता है उनसे उसकी भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और हम उसको भी करवाते हैं। और उसको कहीं ना कहीं शासन की जो लाभ की योजनाएं हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश के बारे में यदि कहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ये बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील है। उन्होंने अनेक योजनाएं बच्चों के लिए चलाई हुई है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस योजनाओं के साथ में बच्चों के भी जुड़े, और बच्चों के साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके माता पिता है, जैसे मैंने कहा कि दादा दादी है, बड़े भाई है, बड़ा बहन, बड़ी बहन है, सबको हम योजनाओं के साथ जुड़ते हैं तो एक परिवार सक्षम होता है। और बच्चों की अगर बात करें तो जो बच्चों के बैग का बोझ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसको कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, बच्चे के बस्ते का बोझ वाला विषय जो है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, और केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत संवेदनशील है। और जहाँ तक NCERT जो है, NCERT ने भी अपनी गाइडलाइन बनाई हुई है। जहाँ तक है कि हमारे अपने विद्यालयों में जो निजी विद्यालय है, शासकीय विद्यालय है, उनकी थोड़ी सी हम ये कहेंगे कि नज़रअंदाज करने की जो ये है स्वभाव है, उससे बच्चों का शोषण होता है। शोषण के साथ में हम, बच्चा तो ऐसा है कि हमको उसको जो कहेंगे वो करता है, और विद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है कि हमने इस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उसके लिए भी मैं कहता हूं कि इसके लिए भी एक SOP बनी हुई है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अभी हमने पिछले माह ही सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए, क्योंकि होता यह है कि शासन तो नियम काफ़ी बनाता है, आयोग भी बार बार मॉनिटरिंग भी करता है, विद्यालयों में जाकर के प्रत्यक्ष देखता भी है, लेकिन और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम सबके कर्तव्य है, चाहे हम विद्यालय
चला रहे हो या शासन का विद्यालय हो या अशासकीय विद्यालय हो, बिल्कुल। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी, कि हमने जो गाइडलाइन हमको मिली है उसका हम पालन करें। इसी जी। के साथ चलते चलते अभिभावक गण जो हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी ये कहा जाता है कि बच्चे के जो प्रथम गुरु है अभिभावक है, और गुरु मतलब केवल सिखाना नहीं, बच्चे के हर एक्टिविटी पर हम ध्यान रखें और उसकी ध्यान रखते हुए जिस विद्यालय में जा रहा है, जिस बाहर सामाजिक माहौल में वो जाता है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करें, उसके ऊपर नज़र बनाए रखें कि हमारे बच्चों का जो विकास है, हम बार बार कहते हैं, जैसे मैं बड़े उम्र के लोग हमेशा बोलते हैं कि हम सब कुछ जो कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए हम पूरी ज़िंदगी भर करते रहते हैं, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसका उत्तम हित कहाँ कहाँ है, वो सब हम देखें। इसके लिए माँ और पिताजी की बड़ी जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ श्री देवेंद्र मोरे जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और हमें बाल अधिकारों के बारे में बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर श्री शिवराम सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो बिटिया पे जो स्पेशल वीडियो है वो हम सभी को दिखाएं। चले जाएं। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया। बिटिया है अपनी ऐसी कि जैसे हो शहजादी। पंछी की तरह उसको उड़ने की है आजादी। बिटिया ने अपने भैया से ज्यादा प्यार पाया, बेटे से भी ज्यादा हमने उसे पढ़ाया। बिटिया है मेरी दुनिया। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया। बिटिया है घर की शोभा, वो घर चला रही है। दादी को भी वो अपनी पढ़ना सिखा रही है। सबका दुलार पाकर नाजों से वो पली है। वो मुझसे ज्यादा अपनी दादी की लाडली है। बिटिया है मेरी दुनिया। बिटिया है मेरी दुनिया, बिटिया है दिल का टुकड़ा। बिटिया है घर की रौनक, चंदा सा उसका मुखड़ा। बिटिया है मेरी दुनिया।
बिटिया पे ये आपने इतना प्यारा गाना सुना और हम सभी आइए इस बात का प्रण लेते हैं कि आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पर हम चाइल्ड इक्वालिटी पर भी ध्यान देंगे। जेंडर इक्वालिटी है, बेटा हो या बेटी, हम सभी को जो उनको अधिकार प्राप्त हैं वो सब दिलवाना है और आगे उनके जीवन में वो तरक्की करें, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी में एक जो बिटिया अधिकारी है वो भी हमारे बीच मौजूद है, तो आइए उनका भी इंट्रोडक्शन हम आपसे करवा दें। श्रीमती नकी जहां कुरैशी जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। जी, तो आप बच्चों के लिए आपका विभाग कार्य करता है, महिलाओं के लिए भी कार्य करता है, तो बच्चों के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या विभाग के कार्य हैं बच्चों के लिए। देखिए, महिला बाल विकास विभाग महिलाओं के साथ साथ बच्चों के भी कल्याण के लिए काम करता है और कल्याण या विकास दो तरह से हम लोग काम करते हैं। एक तो बच्चे के विकास का काम करते हैं, इसके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है हम, इसका क्रियान्वयन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता है। और बच्चों के संरक्षण के लिए भी हम काम करते हैं और संरक्षण का काम जो हमारे अलग अलग गृह हैं उनके माध्यम से संस्थागत कार्यक्रम चलते हैं और जो गैर संस्थागत संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम है वो हमारा आईसीपीएस का अमला है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन है, एसजेपीयू, इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो मिलकर संरक्षण का काम करती हैं। तो इस तरह से बाल कल्याण को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग स्कीम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए काम किए जा रहे हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है। तो अनीता जी, आपके पास हम आ जाते हैं क्योंकि बच्चों पर हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम है उनके लिए, आज उनका दिन है और आप उनके लिए कविताएं भी लिखती हैं जिनसे उन्हें सीख मिलती है। तो वैसा रहता है, उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है, सुनने में उन्हें अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ उन्हें मोरल वैल्यूज़ भी सीखने को मिलती हैं। तो अगली कविता आप क्या सुनाने जा रही हैं हमें? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। एक्चुअली क्या होता है, बाल मन बड़ा सीधा सच्चा सरल होता है। तो बच्चे अपनी जब बात कहना चाहते हैं, कभी कह पाते हैं कभी नहीं कह पाते हैं, तो वो चिट्ठी भी लिखते हैं, छोटे छोटे चिट्ठी लिखते हैं। अब वो चिट्ठी का मतलब भले ही ना समझे लेकिन अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। और जैसे बच्चों को हम लोग बचपन में शुरू से हर परिवार में बताया जाता है कि वो चंदा मामा है, वहाँ एक नानी है जो चरखा काट रही हैं। मैं उसी के ऊपर अपनी एक कविता सबको सुनाना चाहती हूँ और इस कविता का शीर्षक है अरमानों की डोर। अरमान जो बच्चों के मन में होते हैं उसको हम कैसे कहाँ तक पहुँचाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, हम एक ऐसी पतंग बनाएं, सपनों का कागज हो जिसमें अरमानों की डोर लगाएं। सबकी चिट्ठी झोले रखकर, जो चिट्ठी जिसने लिखी है, सबकी चिट्ठी झोले रखकर हम भी लड्डू बर्फी लेकर मामा और नानी से मिलने बैठ पतंग पर खुद उड़ जाएं। आसमान के उत्तर में है चमकीला मोहक ध्रुव तारा, आसमान के उत्तर में है चमकीला मोहक ध्रुव तारा, वहीं चांद पर बैठी नानी देख रही होंगी जग सारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मामा के संग बादल उड़कर, मालपुए जो मामी देंगी चटपट खा जाएंगे सारा। नानी का चरखा काटेंगे, नानी का चरखा काटेंगे और सुनेंगे खूब कहानी। याद नहीं क्या आती सबकी, पूछेंगे बतलाओ नानी। चंदा मामा से शीतलता, नानी से तकली को लेकर, बादल में ढूंढेंगे बिजली और खोजेंगे कहाँ है पानी। प्यार भरी उस डोर में बस सबको, प्यार भरी उस डोर में सबको बांध धरा पर ले आएंगे। मामा मामी नानी सबकी बात धरा पर बतलाएंगे। याद कभी जब सब आएंगे सपनों की एक पतंग सजाकर, अरमानों की डोर लगाकर आसमान पर उड़ जाएंगे। जी, बहुत खूब। ये सारी कविताएं सुन के वैसा लग रहा है कि अपने बचपन को हम लोग फिर से जी रहे हैं और शायद हमें पढ़ते रहना चाहिए। अब मुझे लग रहा है इनसे कहीं ना कहीं नाता जो है हमारा छूट जाता है, टूट जाता है, तो इनको हमें पढ़ते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी काफ़ी ये हमें देते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं बाल दिवस है, तो ऐसे में बच्चों के लिए बोला भी गया है, उन्हें सबसे पहले हमें क्या सिखाना चाहिए? अच्छे संस्कार देना चाहिए कि वो एक अच्छे इंसान बने। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसानियत पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देना
चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसके जीवन में वो बहुत सारे काम अपने आप सीख जाएगा और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इसके साथ ही हम जानते हैं कि आखिर आंगनबाड़ी में क्या क्या जो काम है किए जाते हैं। तो चलते हैं कुरैशी जी के पास और जानते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें। देखिए, बच्चों के लिए जो बाल्यावस्था के प्रथम 5 वर्ष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 3 वर्ष की उम्र तक ही बच्चे के मस्तिष्क का अधिकांश विकास हो जाता है। तो ये एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम 1000 डेज बार बार बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन पीरियड है बच्चे की लाइफ का। तो जैसे इस टाइम के एक भी दिन को, एक भी पल को हमको मिस नहीं करना है। इसके सर्वांगीण विकास का जो चरण है वो बच्चे के गर्भ में आते से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है हम लोग उसकी देखरेख वहाँ से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त पोषण बच्चे को माँ के गर्भ से मिल रहा है। तो गर्भवती माता की देखभाल ज़रूरी है। उसको विभाग की तरफ से पौष्टिक आहार दिया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से इस वक्त उसको रेस्ट भी करना है, दुगना आहार लेना है और कोई भी स्ट्रेस में नहीं आना है जी। और किस तरह से बच्चे की केयर करना है। उसके बाद संस्थागत प्रसव कराना है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो ये पूरा एक गोद भराई कार्यक्रम होता है आंगनवाड़ी केंद्रों में। उस कार्यक्रम में हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, साथ ही साथ उनको संस्थागत प्रसव के लिए तैयार किया जाता है जी। अब जैसे ही संस्थागत प्रसव होता है तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं हमारी चल रही है। जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इन सब का उद्देश्य यही है कि माँ को अच्छा आहार मिले और बच्चे का संस्था में प्रसव हो। और फिर जैसे ही बच्चे का प्रसव होता है तो सबसे बोलते हैं माँ का दूध अमृत समान। तो जो पहला दूध है माँ का, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ के लिए। उसमें ईश्वर की दी हुई सारी जो न्यूट्रिशन है वो उसमें मौजूद है, जो हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक टीका है ईश्वर का दिया हुआ, जिसमें बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो पहला दूध पिलाना है और 1 घंटे के अंदर पिलाना है। फिर 6 महीने तक लगातार उसको स्तनपान कराना है, ऊपरी आहार बिल्कुल नहीं देना है। तो ये सब काउंसलिंग होती है। अब बच्चा, जो माँ होती है वो धात्री माता बन जाती है और 6 महीने तक जो बच्चा है वो खुद कुछ नहीं खा रहा है, वो जो भी ले रहा है माँ के थ्रू ही ले रहा है। तो धात्री माता को आहार के बारे में बताया जाता है। ऊपरी आहार हम अपने विभाग की ओर से भी उनको देते हैं और इस समय भी उनको कैल्शियम टैबलेट वगैरह सब देते हैं ताकि उनको पर्याप्त दूध आए और बच्चे को अच्छा पोषण मिले। फिर 6 महीने के बाद हम आंगनवाड़ी केंद्रों पे पासनी या अन्नप्राशन कार्यक्रम करते हैं। उसमें हम समारोह पूर्वक आयोजन करके बच्चे की माँ को और समुदाय को ये बताते हैं कि अब माँ का दूध बच्चे के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको ऊपरी आहार शुरू करना है। तो उसकी शुरुआत हम आंगनवाड़ी केंद्रों से ही करा देते हैं और क्या क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये पूरी जानकारी बच्चे को दी जाती है जी। और माँ को भी दी जाती है। फिर जब माँ जो है उसको बच्चे की टीकाकरण का पूरा शेड्यूल बताया जाता है कि जैसे ही जन्म हुआ है तो उसको BCG, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब टीकाकरण करना है, किस किस अवधि में करना है, उसका पूरा टीकाकरण कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही बच्चे का वृद्धि निगरानी होती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं। उसकी हाइट, वेट निरंतर ली जाती है। साथ ही बच्चे के आहार पे ध्यान दिया जाता है और हर महीने वजन लेके ये देखा जाता है 3 साल तक कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अगर ग्रोथ नहीं होगा तो सीधा असर बच्चे के मानसिक विकास पे पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें, पथ भी बनाया गया है, तो हर तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा रही है। आपके विभाग के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन आइए एक और कविता सुन ली जाए, क्योंकि चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे स्पेशल हमारा प्रोग्राम है, बाल अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, बच्चों के जो पोषण है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है, जिससे कुछ ना कुछ वो सीख ज़रूर लें। ज़रूर। अभी जैसे आपने लाडली लक्ष्मी योजना बताई, तो मैं एक छोटी सी कविता गुड़िया रानी के ऊपर भी सुनाती हूँ कि लड़कियाँ बहुत भावुक होती हैं लड़कों से ज़्यादा, और उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं उनमें जो एक बात अभी आपने बोली उसी को और ले रही हूँ कि उनके अंदर किसी भी तरह से धर्म, जाति या भेदभाव बच्चे के अंदर कभी नहीं होता।
तो मेरी गुड़िया रानी ने एक चित्र बनाया है और चित्र बना के मुझे समझाया है कि गुड़िया रानी रेखाओं से दुनिया एक बनाई है। गुड़िया रानी रेखाओं से दुनिया एक बनाई है, बादल तारों चंदा के संग सूरज भी चमकाई है। और मुझे समझाई है, नानी देखो गोल है धरती, नानी देखो गोल है धरती, सूरज चाचा भी हैं गोल, चंदा मामा गोल गोल हैं, दादाजी की चांद है गोल, पेड़ पे लगता गोल संतरा, सेब भी दिखता है कुछ गोल, नाना जी की तोंद गोल है, मम्मी जी की बिंदी गोल। देखो नानी आसमान में कैसे सब मिलजुल कर रहते, देखो नानी आसमान में कैसे सब मिलजुल कर रहते, ना ही लड़ते ना ही झगड़ते, बांट रोशनी सदा चमकते। काश की धरती पर भी हम सब, बच्चों की फीलिंग, काश की धरती पर भी हम सब एक दूजे का ख्याल करें, सुख में हंस लें दुख में रो लें, पर सबकी देखभाल करें। जी, एक बच्चे बहुत की खूब, मंशा। बहुत खूबसूरत। और आपने बहुत ही अच्छी सीख, मतलब मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि जो हम कविताएं पढ़ते हैं तो बहुत सारी सीख हमें मिलती है, हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। और हम जब बड़े हो जाते हैं हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब हम एक बच्चे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन का ज्ञान तो उसने हमें दे दिया है, हम क्या उसे सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ग्रोथ पीरियड में भूल जाते हैं, तो बच्चों से इंटरेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए। इसी के साथ हमारे नंबर्स जो हैं आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 0755 266 0049 हमारा टोल फ्री नंबर है, 1800 233 0040। बच्चों से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती नकी जहां कुरैशी जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में, और बच्चों से संबंधित हम आपसे बात भी कर रहे हैं। क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों को लेकर? अभी जैसे मैडम ने कविता सुनाई है, फिर जब बच्चा हमारा 3 वर्ष का होता है तो उसके बाद उसके जो भाषा का विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब की बारी आती है। तो अब हम 3 साल के बच्चे को उसका हेल्थ और न्यूट्रिशन के अलावा उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्री स्कूलिंग शुरू करते हैं। उसमें इस तरह से कविताएं, खेल, अलग अलग गतिविधियां होती हैं, पूरा हमारा टाइम टेबल बना हुआ होता है जी। उसके हिसाब से बच्चे को 6 साल तक प्री स्कूलिंग आंगनवाड़ी में की जाती है, और प्री स्कूलिंग के बाद उसको स्कूल में प्रवेश कराया जाता है। जी। जब प्री स्कूलिंग के बाद बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होता है। तो ये तो डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतने शॉर्ट टाइम में बताना संभव नहीं है। जी हाँ। लेकिन मेन जो अभी नई योजनाएं हैं वो हैं संरक्षण के लिए। तो जो संरक्षण ऐसे बच्चों का जो कि जिनके माता पिता नहीं हैं या हैं भी तो उनकी ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हैं, या कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं जिसका असर बच्चे के भी विकास पे हो रहा है, तो ऐसे सारे बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम चलाई जाती है, ICPS योजना। इसमें हम ऐसे सारे बच्चे जो इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं, देख रेख और संरक्षण योग्य बच्चे हैं, उन सब का चिन्हांकन करते हैं। और 2 तरह की हमारी स्कीम है, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल स्ट्रीट पे हैं, जिनका देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे अनाथ बच्चों को हम अपने होम्स में रखते हैं। जी। तो इसके लिए चाइल्ड लाइन 1098 नंबर है, बहुत आसान सा नंबर है, सब नोट कर लें। 1098 हम इसको बोलते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है। कोई भी बच्चा आपको 1098 आप सभी नोट कर लीजिए इस नंबर को। कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि जिसका कोई सहारा नहीं है और संरक्षण की आवश्यकता है, इस नंबर पे कॉल करिए। चाइल्ड लाइन इनको लेके जाती है, फिर बाल कल्याण समिति के समक्ष उनको प्रस्तुत करती है। फिर बाल कल्याण समिति उनकी आवश्यकता और उम्र के अनुसार उनको किस होम में रखना है उसका ऑर्डर करती है। अगर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है ये नंबर 1098, ये जरूर नोट अगर करें 6 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको शिशु गृह में रखा जाता है। अगर 6 वर्ष से 18 साल तक का बच्चा है तो फिर उसको हम, अगर संरक्षण वाला बच्चा है तो उसको बाल गृह में रखते हैं। और उसके बाद हमारे आफ्टर केयर होम है, वहाँ पे लड़कियों को रखा जाता है। और अगर विधि विरोधी बच्चा है जिसने कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि की है तो उसके लिए JJB होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड, इसके समक्ष बच्चे को भेजा जाता है और वहाँ से इनको अलग अलग सुधार गृह हैं, वहाँ रख के इनका पूरा काउंसलिंग किया जाता है। और आखिरी में इस तरह से इन्हें तैयार किया जाता है
कि जब ये होम से बाहर निकले तो एक जिम्मेदार और रिसोर्सफुल नागरिक की तरह हमारे देश के लिए काम आए, ना कि वो हमारे लिए एक जी, अपराध। एडॉप्शन के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या कुछ प्रक्रिया, क्या आपका विभाग इससे डील करता है? जी, अभी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग के मंत्री भी हैं और वो हमारे विभाग के मुखिया होने के नाते उन्होंने बच्चों की हर ज़रूरत पे ध्यान दिया है। और एक विशेष योजना अभी उन्होंने शुरू करी है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो इसमें जो बच्चे हमारे होम्स में रहते हैं उनकी तो हम पूरी केयर करते थे। अब उन्होंने कहा कि 18 साल के बाद अगर लड़का है और होम से बाहर निकल गया तो आप उसको किस तरह से किसके भरोसे छोड़ देते हो। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आफ्टर केयर स्कीम शुरू की गई है। जी, इस और ऐसे बच्चे जो 18 साल के हैं जो होम में नहीं रहते उनके लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है। जी, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनका ध्यान नहीं रख रहे, माता पिता नहीं है, संरक्षक के पास रह रहे हैं, उनको 4,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। बिल्कुल। और जो आफ्टर केयर वाले बच्चे हैं उनको अलग अलग तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर जैसे इंटर्नशिप कराई जाती है, इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो किसी बहुत भी सारी इंस्टीट्यूट योजनाएं में, चलाई जा जी, रही जी, हैं इसके जी। लिए। साथ ही हमारे पास समय की कमी है तो हम बिल्कुल आपसे 2 लाइनें सुनना चाहेंगे कविता की, अनीता सक्सेना जी। 2 लाइन, छोटी सी कविता है जी, या फिर आप संदेश भी दे सकते हैं हमारे ये संदेश ही जो दे रही हूँ बच्चों। देखिए, बच्चे ऐसे संवाहक होते हैं जो हर संदेश बहुतों तक पहुँचाते हैं। तो एक सीख, उनको छोटी सी कविता है, एक सीख कि सुबह सुबह पत्तों को छूकर हवा सुहानी बहती है, चुपके से कानों में मेरे एक कथा वो कहती है। हम पर्यावरण को कैसे सुधारें और वो क्या क्या कर सकते हैं। पत्तों से तुम सीखो बच्चों, हर मौसम में खुश रहना, जब तक जीना शान से जीना, फिर पतझड़ में झड़ उड़ना। और जड़ों से सीखो कैसे मिट्टी को जकड़े रखना, आंधी आए तूफान आए मगर पेड़ पकड़े रखना। शाखों से तुम सीखो हरदम झूम झूम ऋतुराग सुनाएं, फूलों पत्तों के संग हंसकर सबको अपने पास बुलाएं। जड़ों शाख और पत्तों के संग महत्वपूर्ण है तना बड़ा, जो सबको बाहों में थामे धरती पर है मौन खड़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़ी और बच्चों के बारे में आज हमने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही विश्व मधुमेह दिवस भी है, तो आप सभी अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर से संपर्क करें। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें मधुमेह है। लेकिन इसके साथ ही आज जो अभी जो समय है वो हो चला है सुर्खियों पर नज़र डालने का। तो आइए नज़र डालते हैं अखबार की सुर्खियों पर। आज है 14 नवंबर और सबसे पहले हम आपको बता दें कि 15 नवंबर यानी कल की हम बात करें तो धरती पर 8 अरब की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी। अगर भारत और चाइना को मिला दिया जाए तो सिर्फ 3 अरब जनसंख्या यहीं पर मौजूद रहेगी, जिसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि आधी दुनिया ही कामकाजी है। जी हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आबादी जनसंख्या पर भी कई सारी बातें होती हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि जनसंख्या जो हमारी है वो बढ़ती तो जा रही है, लेकिन हमारी सरकार ने स्कीम भी निकाली है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने आज कहा है कि हम भी अगर बच्चे होते तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए, जिज्ञासु बने, बदलाव में ढलने की कोशिश करें। तो बहुत सारा ज्ञान जो है आज के दैनिक भास्कर में बच्चों के लिए दिया गया है। इसके बाद दैनिक जागरण की अगर हम बात करें तो इसमें भी खबर छपी है कि जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर बनेंगे 100 नए मेडिकल कॉलेज, और ये जो मेडिकल कॉलेज है 2027 तक इनका जो निर्माण है वो किया जाएगा। नव दुनिया पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि नव दुनिया में क्या कुछ खबर छपी है, तो सुर्खियों पे हम नज़र डाल रहे हैं। और नव दुनिया में मधुमेह के बारे में लिखा गया है कि मधुमेह को हराना है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो मॉनिटरिंग जो है हम ज़रूर करते रहें, अपना चेकअप करवाते रहें और डॉक्टर को दिखाते रहें। पत्रिका पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि पत्रिका में क्या खबर आई है। वो है शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये कार्यक्रम होने जा रहा है कल यानी 15 नवंबर को शहडोल में। इसी के साथ स्पोर्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं। पीपल्स समाचार
समाचार में खबर छपी है, इंग्लैंड डबल चैंपियन वनडे खिताब के बाद दूसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को हराकर ये जीत हासिल की है। तो ये जो बहुत सारी खबरें हैं हमें मिल गई हैं, और मधुमेह के बारे में भी बहुत सारी खबरें आज अखबारों में छपी हैं, इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इसी के साथ जो बच्चे हैं उनके बारे में सीख उन्हें देने के लिए बोला गया है कि उन्हें इन्वॉल्व करें, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उन्हें मोरल वैल्यूज़ सिखाएं, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बने और देश की तरक्की में, देश की प्रगति में अपना जो भी योगदान है वो दे सकते हैं। तो हमारी जो पूरी दूरदर्शन टीम है उसकी तरफ से सारे बच्चे जितने भी बाल हैं उनको आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही तमन्ना है कि आप सभी बहुत ज़्यादा तरक्की करें, लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ज़मीन से जुड़े रहना है और बहुत बड़े बड़े काम करना है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दूरदर्शन की टीम और मुझे यानी डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।